दोस्तों, हम में से कई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब हम में से कई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर हम इसका सारा प्रोसेस समझ नहीं पाते और शायद इसी वजह से हम आईपीओ में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसके शेयर्स हमें कैसे अलॉट होते हैं, और ना जाने ऐसे कितने सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को दूर करेंगे और साथ ही आईपीओ के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आईपीओ के रिक्वायरमेंट से लेके आईपीओ के लिस्टिंग तक की पूरी प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो अब देखिए, किसी भी कंपनी को जब पब्लिक से पैसा रेस करना होता है तो उसे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है। तो पहली बार जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कंपनी को आईपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो उसके पहले हमें फंडिंग के स्टेजेस को समझना होगा। तो स्टेज 1 में जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो वो प्रमोटर्स के फंड के साथ शुरू होती है, यानी कि उस फाउंडर का खुद की सेविंग लगी होती है या वो कहीं से डेट लिया होता है उस कंपनी को शुरू करने में। उसके बाद आता है स्टेज 2, जहां पे वो कंपनी जब थोड़ी सी ग्रो हो जाती है तो वो कंपनी एक एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज करती है अपने कुछ इक्विटीज के बदले में। अब इनका थर्ड स्टेज आता है जहां पर इनको और एक्सपेंशन की जरूरत होती है और वहां पर इनकी हेल्प करते हैं वेंचर कैपिटल्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। तो अब यहां पर वो कंपनी में पैसा डालते हैं कुछ इक्विटीज के बदले में, और उसके बदले में वो थोड़ी उस कंपनी के एक्सपेंशन में हेल्प भी करते हैं। और सबसे फोर्थ और लास्ट इनका स्टेज आता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां से ये पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। तो अब आईपीओ में होता क्या है। तो अब देखिए, ये जो नई कंपनीज है जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो इन्वेस्टर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस नई कंपनी में सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस हिसाब से उन्हें शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन कंपनीज को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस कंपनीज को पैसे रेज करने की जरूरत होती है, चाहे वो अपने एक्सपेंशन के लिए हो या किसी भी और चीज के लिए, तो आईपीओ एक बहुत अच्छा जरिया हो जाता है इक्विटी फंड रेज करने के लिए। अब जब तक ये कंपनी पब्लिक नहीं थी तब तक कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला था, पर अब ये कंपनी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें पैसा नहीं डाल सकते। तो इस केस में आईपीओ की मदद लेनी होती है, जहां पर अब इस कंपनी को पब्लिक किया जाता है और पब्लिक की मदद से उसमें पैसा रेज किया जाता है। आईपीओ लाने का एक और रीजन है दोस्तों कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी टैप किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि हमारी म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स हो गए, क्योंकि उनके पास बहुत भारी मात्रा में पैसे होते हैं। तो ये भी एक कारण है आईपीओ लाने का। अब हमने ये तो समझ लिया कि आईपीओ की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उसके रीजंस क्या हैं। तो अब समझते हैं कि आईपीओ के प्रोसेस क्या होते हैं। तो आईपीओ के प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि जब भी किसी कंपनी को अपना आईपीओ लाना होता है तो उसे सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना होता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे होते हैं, तो हर वो नॉन बैंक्स जिसे हम जानते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गए या एसबीआई हो गए, तो वो अपना एक अलग से इन्वेस्टमेंट बैंक आर्म्स चलाते हैं जो कि कंपनी के मर्जर, डीमर्जर और ऐसे आईपीओस को लाने में उनकी मदद करते हैं। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड या इसके रेपुटेशन को चेक करते हैं कि ये कंपनी पिछले पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है। अब दूसरा प्रोसेस आ जाता है हमारा ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग का, जिसमें कि कुछ कंपनी के लीगल फॉर्मेलिटीज चेक की जाती हैं ताकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सके, जिसमें कि कुछ स्टॉक मार्केट के रूल्स, कुछ सभी के गाइडलाइंस और कुछ लिस्टिंग के रेगुलेशंस भी होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो आता है अंडरराइटिंग। अब इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को ये बोलते हैं कि हम आपका वैल्यूएशन 1000 करोड़ का लगाएंगे, और अगर आपका स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन 900 करोड़ का होता है तो वो जो 100 करोड़ है वो हम अपने जेब से आपको देंगे, और अगर ये वैल्यूएशन ऊपर जाता है तो वो जो बाकी का गेन होगा वो हमारा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है इस ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग में। अब तीसरा प्रोसेस आता है प्राइसिंग, जिसमें आपके कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है, यानी कि आप अपने शेयर को किस प्राइस पे पब्लिक में लिस्ट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आया वो आया 1000 करोड़, और उसमें से आपने डिसाइड किया कि आप 20% इसमें से आप पब्लिक को देना चाहते हैं, यानी कि 200 करोड़। तो उसका जो इशू साइज हो गया वो हो गया 200 करोड़ रुपए।
तो अगर आपने अपने शेयर का एक शेयर का प्राइस डिसाइड किया 200 रुपए, तो इस हिसाब से आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूट होंगे पब्लिक में वो होंगे 1 करोड़। तो मान लीजिए कि इस कंपनी ने अपने शेयर का दाम 200 रुपए रखा और आप ये चाहते हैं कि मैं एक शेयर 200 रुपए का खरीद लूं आईपीओ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक मिनिमम लॉट साइज दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि इस कंपनी ने अपना मिनिमम लॉट साइज जो रखा वो रखा 50 शेयर का, तो इनका एक शेयर है 200 रुपए का और इसने मिनिमम जो लॉट साइज रखा वो रखा 50 शेयर का। तो आप इसमें मिनिमम 50 या उसके मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 50 को अगर 200 से करें तो 10,000 रुपए, तो मिनिमम आप 10,000 रुपए या 20 या 30 इस तरीके से आप आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चौथा प्रोसेस आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कंपनी की मार्केटिंग की जाती है इन्वेस्टर्स में, जिसको कि कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों मिलके करती है। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई तो एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी कि जो इशू प्राइस होता है उससे कहीं ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उस आईपीओ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी को वो आईपीओ ना मिले और सभी को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका भी ना मिले। पांचवा और सबसे लास्ट प्रोसेस आ जाता है शेयर्स अलॉटमेंट का। अब यहां पर यह डिसाइड होता है कि किनको शेयर्स अलॉट करने हैं और किनको नहीं। अब इस केस में जब आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होते हैं तब तो सभी को शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, पर जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो यहां पर एक कोटा डिसाइडेड है। वो ऐसे है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 50% का कोटा रखा गया है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 15% का कोटा, और जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 35% का कोटा है। तो इस तरीके से सभी लोगों में शेयर्स अलॉट हो जाते हैं जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।